नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट यानी चर्चा। आज की चर्चा थोड़ी बड़ी है क्योंकि हमारा पैनल आज बहुत बड़ा है और जो महत्वपूर्ण इस हफ्ते के विषय हैं उनमें पूरे देश में नहीं, देश के 10-12 राज्यों में जो एसआईआर चल रही है और उस एसआईआर के साथ जुड़ी घटनाएं हैं जिसमें कई सारे बीएलओज की मौत हो चुकी है, उस पर आज हम थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे इस चर्चा में। इसके अलावा भी और कुछ विषय हैं जिन पर बातचीत होगी। हमारे साथ स्टूडियो में शार्दुल और आनंद मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, शार्दुल। हेलो। और ऑनलाइन हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ रमन कृपाल हैं, हमारे एडिटर इन चीफ। स्वागत है सर आपका। हेलो। और साथ में हृदय जोशी भी हैं हमारे साथ ही। और दो मेहमान और हमारे साथ आज जुड़े हैं। पीयूष राय हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, लगातार अलग अलग विषयों पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आज बीएलओ से जुड़ी जो समस्या है, जो एसआईआर से जुड़ी बातें हैं, उस पर बातचीत करेंगे हम पीयूष से। और साथ में कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं स्निग्धेंदु भट्टाचार्य। ये भी बंगाल में भी एक बड़ा इशू बनता जा रहा है एसआईआर, और वहाँ पर भी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं बीएलओस के साथ। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है, पीयूष और स्निग्धेंदु, चर्चा में। हमारा पिछले हफ्ते जो जारी कैंपेन था भाई समाप्त हो गया। वो 26% जो सरकार ने विज्ञापन की कीमतें प्रिंट मीडिया के लिए बढ़ाई थी, उससे जुड़ा हमारा कैंपेन था और उस पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने सब्सक्रिप्शन के दरों में 26% की गिरावट की थी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े, तमाम लोग। न्यूज़ लॉन्ड्री का जो प्रयास है ये विज्ञापन को पत्रकारिता में कम से कम उसकी भूमिका को सीमित करना, ताकि सरकारें या फिर बड़े कॉरपोरेशन जो विज्ञापन देते हैं वो किसी तरह से न्यूज़ को इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ, खबरों को इन्फ्लुएंस ना करें। और जो बेसिक मोटिव है खबरों का, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित की पत्रकारिता, उसकी तरफ पत्रकारिता बनी रहे, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखे। इसलिए ज़रूरी है विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता, जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री का एक प्रयास है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम एक ऐसा मंच बना पाएंगे। तो हमारा जो पहला विषय है उस पर जो हमें बात करनी है, और बीएलओस को लेकर है। देश के 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय एसआईआर का काम चल रहा है और ये 4 दिसंबर तक चलना है। इस बीच में तमाम बीएलओस की शिकायतें आ रही हैं, कई तरह की शिकायतें हैं। कुछ लोगों का काम की प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हुई, कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, नोट्स उनके बरामद हुए हैं। तो बंगाल में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि वहाँ पर अगले साल के शुरुआत में ही चुनाव होने हैं, तो अभी क्या हालत है? स्निग्धेंदु, पहला कमेंट। The situation is of panic and chaos. इधर लोगों को हैरानी हो रहा है, बहुत बहुत लोगों को हैरानी हो रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। भाजपा बोल रहे हैं कि आप हिंदू हो तो कोई चिंता के बात नहीं है, लेकिन फिर उन लोगों को कागज नहीं मिल रहा है तो वो लोग दौड़ रहे हैं। और किसको पास दौड़ रहे हैं? सब तो बीएलओ के पास दौड़। तो वहां तो भाजपा BLO नहीं है, वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है। वो कैसे ये भाजपा नहीं, इसको सरकार तो डिक्टेट ममता कैसे करे? बनर्जी हाँ। सरकार तो ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी तो एसआईआर को अपोज कर रहे हैं, और ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि इसी से आपको नागरिक अधिकार, वोट अधिकार चला जाए। और आखिर क्या हुआ? अभी 2 हफ्ता पहले ये केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, हाँ। जो मतुआ संप्रदाय के बड़े नेता हैं बीजेपी के, ये पूरा मतुआ संप्रदाय माइग्रेट, इसका a few million, there are a few million Matua Namashudras, they are lower caste Hindus in Western Bengal. This entire community had no presence in West Bengal before independence. So you can imagine the entire community migrated from Bangladesh. Some of them are still there in Bangladesh. Now Shantanu Thakur ने बोल दिया कुछ ही दिन पहले कि हो सकता है कि आप 1-2 इलेक्शन चुनाव में आप वोट नहीं दे पाओगे, लेकिन डरने का बात नहीं, मुसलमानों को तो बाहर भेजा जाएगा, आपको बाहर भेजा नहीं जाएगा। तो नाउ भाजपा नेता भी बोल रहे हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि हमारे कुछ हिंदू मतुआ भाई, इन लोगों को नाम वोटर तालिका लिस्ट में नहीं आएगा। अच्छा। अब यहाँ इतना लोगों को परेशानी हो रहा है, तो वो परेशानी बीएलओ पर जा रहा है। राइट। ये लोगों को तो ऐसा ही
लोग घर घर कर भाग कर के वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। उसके बाद हर दिन 100 से ज्यादा लोग जा रहे हैं उनके पास, फोन कर रहे हैं, उनका फोन पूरा दिन रिंग होते जा रहे हैं, उनके घर में लोग जा रहे हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप कई बार सोशल मीडिया कमेंट्स देखेंगे तो उनको उनमें कि ये बात हर बार निकल के आ रही है, जो क्रिटिक्स कहते हैं कि इन लोगों को कोई काम नहीं रहता है और जब भी काम आ जाता है तो काम कर नहीं पाते हैं। ये जो क्रिटिक्स कहते हैं। अब इसमें अगर आप इसकी सच्चाई जानने को अगर आएंगे तो इनका बस ये समझिए कि पूरा प्रोसेस क्या है। आपके पास फॉर्म्स आते हैं, ये फॉर्म्स आपको जो है वोटर तक देना है, वो फॉर्म भरवाना है और वो फॉर्म लेके आना है और उसे डिजिटाइज करना है। ये पूरा प्रोसेस में आपको मैंडेटरी एक वोटर के पास 3 बार जाना है, हर बीएलओ को 3 बार जाना है। और जब अगर ये चीज तेजी से अगर हो जाता है तो फिर उस फॉर्म को ऐप पे डिजिटाइज करना है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप पहले जो बीएलओ का काम हुआ करता था और जो मैं अपने रिपोर्ट्स में भी कई बार पॉइंट आउट करता हूं कि वो बहुत ज्यादा मैनुअल हुआ करता था, इतना टेक्निकल नो हाउ की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बार जो है जिस तरीके से ऐप पे उसको डिजिटाइज करना है, तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि देना चाहूंगा कि जब आप गांव की तरफ जाएंगे तो वहां जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, शिक्षा मित्र हैं, यहाँ तक कि जो सहायक अध्यापक भी हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी कीपैड फोन यूज करते हैं। सहूलियत के हिसाब से यूज करते होंगे या उनको जो है जिस तरीके से हर आदमी जो है एक ही पेस से टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं कर पाता है। अब आप ये समझिए कि जो इस तरीके की स्थिति है उसके बीच उनको बताया जाता है कि आपको जो है फॉर्म से डिटेल निकाल के उसे जो है ऐप पे डिजिटाइज करना होगा। तो यहाँ पे जो मेन कमी जो मुझे नजर आई वो थी, एक तो पहली थी कि अवेयरनेस की। आपने अतुल आपने अभी मेंशन किया कि बिहार में ये हुआ था और इसमें इनको थोड़ा सा अपने वहां से फीडबैक लेके कि हम ग्राउंड पे जाएंगे तो क्या क्या कमियां हो सकती हैं, उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहिए था और वहां से एक सोल्यूशन निकालना चाहिए था। एक सोल्यूशन बेस्ड मॉडल के साथ फिर फेज 2 पे आना चाहिए था। लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी दिखाई गई और फेज 2 शुरू कर दिया गया और यहाँ पे ना कोई ट्रेनिंग दी गई। जो दूसरा मुद्दा है अवेयरनेस के बाद, जो दूसरा मुद्दा है वो ट्रेनिंग का। जब नॉर्मली जब असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तब भी उस समय भी जो है बीएलओस को एक ट्रेनिंग दी जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और वो हर बार दी जाती है, जबकि वो ट्रेनिंग अब पुरानी हो गई है। यहाँ तक कि बीएलओस एक ही काम करते करते वो जान चुके हैं कि भाई हमें अगर इलेक्शन ड्यूटी में जाना है तो हमें क्या करना है। लेकिन जब उनको जरूरत थी कि एक छोटा सा ट्रेनिंग दे दे कि भाई ये काम है, और वहां से भी एक छोटा सा अगर फीडबैक ले लेते कि नहीं ये एक काम एक आदमी नहीं कर पाएगा, तो भी उनको ये चीज समझ में आ जाती। लेकिन ये जिस तरीके से इतनी जल्दीबाजी में इंप्लीमेंट हुआ है वो एक तरीके से पूरा एक नासूर बन गया इस पूरे एक्सरसाइज के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है VSIR का, जिसपे अभी भी जो अंतिम निर्णय है वो नहीं आया है, जबकि एक चुनाव भी हो चुका है, अभी आना बाकी है। तो उस सुनवाई में चुनाव आयोग ने कहा था कि बिहार के बाद अभी इन राज्यों में भी करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रातों रात उन्होंने कोई अचानक निर्णय है, वो एक रोड मैप उन्होंने दिया था कि इसके बाद ये सब यहाँ करवाना है। दूसरी बात, जो रफ़ एजेज हैं लॉजिस्टिकल, जो एक बिग सैम्पल साइज़ बिहार का इनके पास था, जो रफ़ एजेज आएंगी लॉजिस्टिक्स की, मैन पावर की, ट्रेनिंग डेफिसिट की, ये सब की, तो वो उनके पास था। फिर भी एक तो जैसा पीयूष बता रहे थे, एक डेटा को कोरिलेट करने में भी एक समस्या आएगी कि इतनी जो है डेथ्स हुई, लेकिन इतनी डेथ्स हुई उसके सामान्य कारण क्या थे, कॉमन रीजंस क्या थे, क्या बहुत व्यक्तिगत कारण था। मतलब कि ऐसे तो सभी BLOs ही हैं, लेकिन डेथ के अलग अलग भी कारण हो सकते हैं। कई कारण वर्क स्ट्रेस रिलेटेड होंगे, कई बहुत ही व्यक्तिगत होंगे। तो एक वो भी जो वो बोल रहे हैं वो भी एक कन्फ्यूज़न को हवा दे सकती है कि कोरिलेशन, जो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को कोरिलेट करना। तीसरा पक्ष इसका है कि एक वही है कि जो एक उदासीनता है ना, कि मतलब कि कोलैटरल डैमेज में, बिग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज में ये सब होता है।
तो एक उदासीनता वाली वो जो एटीट्यूड एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में है वो है। और चौथा पॉइंट जो आपने बताया था कि वो जाति वाला, मेरे ख्याल से गोंडा प्रशासन ने उसका खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और बिहार में कम से ये सब जो है राजनीतिक पार्टियों ने ये मतलब कि आरोप लगाया था, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं मिला, और जो फाइनल डेटा आया उसमें भी। लेकिन ये वाला जो आरोप है, उस तरह की संशय की स्थिति से तो और भी चुनाव आयोग को बचना चाहिए। जो प्रक्रिया है सारी की सारी, चाहे वो SIR हो, चाहे वो इलेक्टोरल जो लिस्ट का रिवीजन होता है, चाहे वो हो, इसे बहुत ही एडहॉक सिस्टम है। इसमें से टीचर्स, जो कुछ कम्युनिटीज हैं, टीचर्स हो गए या कुछ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, इन्हीं को पिक किया जाता है, जिनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है वर्क का बहुत ज्यादा उन्हीं की संस्थाओं में। बिल्कुल। तो इनको पिक करके फिर इनसे काम कराया जाता है। ठीक है, तो अभी जो खबरें जितनी आ रही हैं, इसमें कुछ क्लैरिटी, जैसे कुछ चीजें पता चल रही है कि प्रेशर, एक प्रेशर तो ये लगता है बहुत क्लियरली कि जो टारगेट्स उनको दिए गए हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक है। इसमें जैसे हमारी भी एक रिपोर्ट जो अभी छपने वाली, जो हमने नोएडा से हम कर रहे हैं, जिसमें 7 FIR हुई है, तो ये उसमें ये बात बड़ी क्लियरली निकल के आ रही है कि उनके पास जो टारगेट्स हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक हैं, और उन टारगेट्स को पूरा करने में उनके ऊपर प्रेशर है। राइट। अब बाकी अगर किसी की डेथ हार्ट अटैक से होती है, अब उसको हम कैसे इस प्रोसेस से लिंक कर सके? इंसिडेंटली ही इज अ BLO, फाइन, लेकिन उसको कैसे हम रिलेट कर सके कि भाई इसी काम के प्रेशर से इम्पैक्ट हुआ और वो मर गया? तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर्स दे आर फेसिंग ऑन द। एक तो प्रेशर्स जो इलेक्शन कमीशन से आ रहा है, वो हो गया वर्कलोड, कि वर्कलोड कितना उनको मिला है। फॉर एग्जाम्पल, उनको दिन में 100 से 200 का एक जो रोल है वो क्लियर करना पड़ेगा। उस टाइप का प्रेशर है। किस टाइप का प्रेशर है, किस टाइप के उनको इंसेंटिव्स मिले हुए हैं फ्रॉम दी एडमिनिस्ट्रेशन साइड। और एडमिनिस्ट्रेटिव में जैसे इसमें कंप्यूटर को जोड़ दिया गया है, और उसके अंदर जो प्रोसेस है वो इतना फास्ट भी नहीं है, ये कंप्लेंट्स भी आई हैं कुछ। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर्स की बात एक सामने आ रही है। दूसरा, फील्ड में क्या प्रेशर आ रहा है, फील्ड में कि किसको रोल में रखना है, किसको रोल में नहीं रखना है, कुछ ऐसा प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं। सो आई थिंक हमें काफी ग्राउंड से स्टोरीज करने की जरूरत है, ये पता करने के लिए कि हो क्या रहा है। डेफिनेटली कुछ हो रहा है। हमको पता है कि सबसे ज्यादा जो अभी जो तुरंत चुनाव होने हैं, उनमें सबसे जो गहरी बैटल लाइंस ड्रॉ हुई हैं वो बंगाल में ही हैं, जहां पर राजनीतिक रूप से भी ये मामला काफी एज पे है, बहुत शार्प वहां पर लड़ाई दोनों दलों के बीच में है। लेकिन अगर हम सिर्फ चुनाव आयोग के काम की बात करते हैं, उन्होंने 80,000 से ज्यादा BLOs बंगाल में लगाए हैं, और जो सोमवार को चुनाव आयोग ने बताया था कि उनके 10,33,000 फॉर्म, ये बीते सोमवार की मैं बात कर रहा हूं, आज हम शुक्रवार को से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10,33,000 फॉर्म अनकलेक्टेबल उन्होंने कहे थे जो मिले उन्हें। उसके बाद एक ही दिन के भीतर ये संख्या बढ़कर 13,92,000 हो गई, यानी करीब ये 10.5 लाख से करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोटर जो थे, फॉर्म थे, वो और उनके पास आ गए जो अनकलेक्टेबल हैं। तो अभी तक जितने साथियों ने बात कही है हमसे पहले, रमन सर ने, पीयूष ने या भट्टाचार्य जी ने, वो उसमें एक लाइन बड़ी कॉमन दिखती है सब में, कि ये जो बात है इसमें एक जो ड्रिल होती है पहले लोगों के साथ बात करने की, पॉलिटिकल पार्टीज को, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज में नेता जो है सब कोई आपसे लड़ना चाहते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जरूर एक सरकार और विपक्ष के बीच में इस वक्त एक ऐसी बात चल रही है और ऐसा पूरा बहस चल चुकी है, डिस्कोर्स है, लेकिन कॉपरेशन होता है अगर चुनाव आयोग उस बॉडी की तरह काम करे और सबको साथ लेने की कोशिश करे। और दूसरी बात जो इसका जिक्र पीयूष कर रहे थे वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने चुनाव आयोग को कवर करते हुए 15 साल के दौरान देखी भी थी, 2000 से 2015 के बीच, कि बैठक होना और उनको कई लेवल पर ट्रेन करना ये बहुत जरूरी है।
BLOs को, और उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाना कि ये उनको मतलब थ्रोइंग द बस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसके ये वो काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो पूरी कर रहे हैं, और इसमें पर्याप्त समय भी होना बहुत जरूरी था। और तीसरा जो एक मैसेज गया है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया कि चुनाव खत्म होने के पहले ही ना अनाउंस हो गया था। हाँ। राइट, तो वो तारीख जो है उससे भी ऐसा लगा कि मतलब संवैधानिक प्रक्रिया कम है और खींचतान ज्यादा है। तो ये चीजें जो है बहुत सारी चीजों से मिलकर एक बिल्डअप होता है। तो अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रोसेस में सुधार आएगा, वो तभी आएगा जब चुनाव आयोग का अपना हाथ रहेगा BLOs के साथ, और उनको महसूस कराएंगे इस समस्या की दिक्कतों में साथ खड़े होने की अपनी अनुभूति का। SIR एक्सरसाइज हुई जून के अंत में, अगले दिन ही फॉर्म बिहार के हर जिले में, हर गांव पे कैसे पहुंच गए। अब ये 1 महीना इन्होंने 12 राज्यों की उसके लिए दिया है, और जो शिकायतें आ रही हैं उसमें क्या लिखा है कि आपको ऑफिस का तो काम करना ही है ना, आपको उसके ऊपर ये सारा काम करना है। और ये तो खाली बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ शार्दुल, ये तो ऐसी अनसीन ट्रेजेडी है ना इसमें, इसका जो जिस पार्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं बच्चों के, सरकारी स्कूलों के जो जिनके पेंडिंग थे, ये सब वो जो सारी चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई का जो नुकसान है, वो तो कभी ऑडिट होता ही नहीं इस पूरे प्रोसेस में। वो तो है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं, एक आप इंसान तो समझो जो आपके लिए काम कर रहा है, टेक्निकली वो सरकारी नौकर है, यही तो कहते हैं लोग। सरकारी नौकरी के लिए इतनी फजीयत होती है हिंदुस्तान में। उनसे कहा जा रहा है कि आप स्कूल का काम करते रहिए, उसके साथ ये काम भी कीजिए। जो फिगर का जिक्र किया पीयूष ने 100, जो यूपी वाले एक रेजिग्नेशन दिया था लेडी ने, महिला शिक्षिका ने, उसने क्या कहा कि मुझे एक वोटर के साथ 20 मिनट लग रहे हैं, मैं कैसे एक दिन में 100 करूं स्कूल का काम करने के साथ। आप सोचिए, जो चुनाव आयोग ने टारगेट दिया 100, अगर एक वोटर के साथ आपको 20 मिनट लग रहे हैं, 100 से वो हो गए 2000 मिनट, यानी 33 घंटे। दिन में इतना समय नहीं है, जो हमारा डे साइकिल है उसमें इतना समय नहीं है। आप 50 भी करोगे तो भी वो 15 घंटे होते हैं। ये अमानवीय है। यही सामंती सोच है जिसका जिक्र मैंने किया था, जिसकी वजह से मैंने पूरी वो भूमिका बांधी बिहार वाली। ये अपने से नीचे काम करने वाले को इंसान ना समझने का है। स्लेवरी और क्या होती है, दासत्व और क्या होता है, कि आप अपने से जो आर्थिक स्तर पर या शैक्षणिक स्तर पर थोड़ा निचले स्तर पर, जो आपके मातहत है उसको कैसे आप, जो हायरार्की में आपसे नीचे है काफी, उसको आप इंसान ना समझें कि उसे आप तब तक काम लेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, और फिर उसकी जगह कोई और ले लेगा। फॉर्डर इन अ मशीन, हमें चारे के अलावा कुछ नहीं है इन लोगों के लिए। अब इनसे पूछिए, इसे अगर कभी काम करने को कह दें, ज्ञानेश कुमार को, जो मैं थोड़ा सा आवेश में आ गया था जब उन्होंने कहा कि जान की बात है ना, डेथ पे क्यों नहीं बात करता चुनाव आयोग? आपका कर्मचारी आपके काम में मर रहा है, आप स्टेटमेंट भी नहीं देंगे। ये कैसी मतलब नामाकूल और नाहक आपका वो है एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो दूसरा विषय है वो है, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई है राम मंदिर के ऊपर जाकर। इस ओवर एंड ओवर एक्शन बीजेपी का, मोदी का और बीजेपी सरकारों का अयोध्या को लेकर, मंदिर बन गया था, वहां से बीजेपी अपने कदम पीछे खींच लेती। मंदिर समाज का होता है, मंदिर धर्म एक पंथ समुदाय का विशेष का होता है, वो लोग संभाल लेते हैं, समाज के बीच में मंदिर सबका हो जाता है। उसमें बारंबार छोटे छोटे स्पेसेस में मोदी और बीजेपी का जाना और इस तरह से क्लेम करना या किसी उसका हिस्सा बनना, किसी कर्मकांड का हिस्सा बनना, किसी का, क्या इससे उस मंदिर का एक लिमिट से ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे दूर हो रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में एक तबका हमेशा रहेगा जो बीजेपी का विरोधी होगा, लेकिन वो मंदिर राम का विरोधी शायद ना हो, लेकिन इस वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अयोध्या और उससे दूर हो जाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि राम मंदिर का बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लगता है कि अगर उसका कोई पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है तो वो एग्जॉस्ट हो गया है। उन्हें अभी भी लगता है कि वहां पर बहुत उनके लिए अभी ऊर्जा है जिसको वो केंद्रित कर सकते हैं। और मोदी जी की ये एक बहुत बड़ी उनका एक गुण है राजनीतिक रूप से, मैं सिर्फ राजनीतिक रूप से इसे गुण मानता हूं कि वो 24 घंटे अपनी मशीनरी को काम में लगाए रखते हैं। और उन्हें अभी भी ऐसा लगा, ये ध्वजारोहण का एक कार्यक्रम है, हो सकता है कोई और भी प्रथा होती हो, कोई और उपक्रम होता हो, कोई और ऐसा कार्यक्रम होता हो मंदिर से जुड़ा हुआ, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है उसका, जिसमें भी वो खुद प्रेजेंट होंगे।
अदरवाइज प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि वो 18 घंटे काम करते हैं, उनके लिए आराम करने के लिए भी वक्त की कमी नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो है, जैसा आपने भी शुरू में इशारा किया, ये योगी आदित्यनाथ भी कर सकते थे। वो भी एक चेहरा है उनकी हिंदुवादी राजनीति का। मोहन भागवत वहां पर गए थे, नहीं प्रधानमंत्री खुद प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, उन्हें लगता है कि उनकी मशीनरी चार्ज रहती है, और वही डिस्कोर्स में जो बातें प्रधानमंत्री ने वहां कही, जो विषय भी आपने इसका कहा था कि वो कि सदियों के घाव भर रहे हैं, वो पूरा डिस्कोर्स वहां से उठ के छोटे निचले लेवल पर आ जाता है, और वो एक तरह से बनी रहती है वो चीज। प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत तौर पे हिंदू हैं, अगर वो मंदिर जाना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे तो उसमें तो कोई रोक नहीं है, बिल्कुल। हाँ, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। लेकिन संवैधानिक जो उनका पद है और उसके तौर पे वो जब ऐसे चीजें करते हैं, अगर वो इक्वल रिस्पेक्ट, वो मस्जिद भी जाएं और वहां पे भी कुछ मतलब कि उनकी भी रिस्पेक्ट करें, और दूसरे धर्मों में गिरजाघर में जाएं या क्या नाम वहां पे भी जाते हैं, क्या सरदारों जी के ये गुरुद्वारे ये लोग जाते हैं, तो मतलब कि या तो इक्वल रिस्पेक्ट हो, तो इक्वल रिस्पेक्ट तो कहीं करते हुए दिख नहीं रहा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज पॉलिटिकली डिमिनिश होती है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली थोड़ी लो हो जाती है, उसके बाद फिर उभर के आ सकती है। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो माहिर है। तो अभी ये जो ध्वजारोहण है, ये पॉलिटिकली उसको यूज करने की एक मतलब कि वो जो प्रक्रिया चली आ रही है उसका एक पार्ट है। तो और इसमें कितनी देर से तो हम लोग क्रिटिसाइज बोलते आ रहे हैं इसके बारे में कि ऐसा एज ए प्राइम मिनिस्टर ही शुड नॉट बी डूइंग इट। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे वो मंदिर में जाएं, ध्वजारोहण करें, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।